नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की और भारी हंगामा भी किया। नतीजा, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, तो राज्यसभा में भी लगातार हंगामा हो रहा है। डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर देश का धन किस तरह बर्बाद हो रहा है और आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज के 5 की पड़ताल कार्यक्रम में। तमाम मेहमान से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने। जिन सांसदों को सदन के अंदर बैठकर देश के अहम मुद्दों पर, विधेयकों पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन में लगे हैं। हाथों में पट्टियां और बैनर हैं। ऊपर से तर्क ये कि ये सब डेमोक्रेसी बचाने के लिए कर रहे हैं। संसद की कार्रवाई में रोजाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष दोनों ही सदनों में केवल हंगामा करने पर उतारू है। विपक्ष की मांग है कि एसआईआर के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराई जाए। बस इसी बात पर हंगामा हो रहा है। सरकार कह रही है कि एसआईआर पर चर्चा कराने को वो तैयार है, लेकिन इसका समय आपसी सहमति से ही तय किया जाएगा। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है। बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। विपक्ष का एक ही तर्क है, एसआईआर पर तुरंत चर्चा कराई जाए, वरना डेमोक्रेसी खतरे में पड़ सकती है। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. Why Parliament is not functioning? It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. आखिर विपक्ष जनता के धन की बर्बादी के बीच भी संसद क्यों नहीं चलने देना चाहता? उसके लिए एसआईआर के अलावा बाकी मुद्दे बेकार क्यों हैं? इसकी वजह चुनाव में विपक्षी दलों को मिल रही लगातार हार है, जिसकी खींच विपक्ष निकालता दिख रहा है। मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में यही बात कही। आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को रोल मॉडल माना जा रहा है। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है, और इसीलिए विश्व के 37 जनतांत्रिक देशों के प्रतिष्ठित समूह ने अपने 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। केवल एसआईआर का ही मुद्दा नहीं है, विपक्ष हर मुद्दे पर केवल हंगामा करने की प्लानिंग के साथ चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि 19 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में कोई कामकाज हो पाएगा। ऐसे में सरकार के सामने भी चुनौती है कि वो प्रस्तावित 10 बिलों पर कैसे चर्चा कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
सरकार के सामने भी कि सरकार चर्चा कराए या फिर विपक्ष की बात माने, क्योंकि हंगामा हो रहा है। उसके बाद आज बैठक हुई है ओम बिरला के कक्ष में, दोनों तरफ से जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके बीच में, और कहा यह जा रहा है कि अब सोमवार को वंदे मातरम और उसके बाद मंगलवार को इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिसे SIR का शायद नाम बदला गया, उस पर चर्चा हो गई। तो शायद हो सकता है विपक्ष को थोड़ी राहत मिली होगी। मैं शुरुआत करता हूं चर्चा की, और चर्चा के लिए मेरे मेहमान हैं, मैं एक बार तारुफ करा दूं, अनंत अमित है प्रवक्ता बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ निखिल खत्री हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रेम कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। निखिल जी, मैं आपके पास ही आता हूं सबसे पहले। निखिल जी, अब तो शायद थोड़ी बहुत समझ आ गया होगा आपको कि भाई चर्चा होगी, अब हंगामा तो होगा नहीं शायद। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर पर मैं भारत समाचार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिसने हर न्यूज को हमेशा समय पर दिखाया है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में वोट, जो मुद्दा वोट का है, इससे बड़ा मुद्दा एक नॉर्मल आदमी के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल आज सर हम बिल्कुल धरातल की बातें करेंगे, क्योंकि आज हम कोई डिबेट नहीं बल्कि जो अहम मुद्दे हम आज उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा है, इसमें जनता को अपनी बात रखनी चाहिए। और हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है उसके लिए वोट से ज्यादा जरूरी क्या होता है? उसके लिए उसका हक वही है, उसका अधिकार वही है, उसका सब कुछ वही है। और दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी वाले अब तक कह रहे थे कि हमें, इन्होंने जैसे पता लगा कि इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम SIR पर कोई भी हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो हम खाली पूछना चाहते हैं, अगर आप SIR पर कोई स्टैंड ले रहे हो तो आप उससे फिर पीछे डर क्यों रहे हो? अब जैसे कि बीजेपी को पता लगा कि इनको कुछ ना कुछ स्टैंड SIR पर लेना पड़ेगा, तो ये स्टैंड ये कल भी ले सकते थे, कल तो उन्होंने ये स्टैंड लिया नहीं। अब मतलब जितनी भी अराजकता है कि सारी की सारी बीजेपी अपने सर नहीं लेना चाहती है। अब आप एक बात बताओ सर, आपके न्यूज चैनल भी ग्राउंड रिपोर्ट हर समय पर दिखाते हैं, इस समय SIR जहां जहां हो रही है, आप बताओ वहां क्या माहौल है? कितने BLOs ने अपनी जान दे दी है, कितने BLO सफर कर रहे हैं। और आपको सर मैं एक बात बता दूं, कल ही परसों एक यूपी में एक BLO मैम है, उन पर इतना काम का प्रेशर हो गया कि जो उनका लड़का बेंगलोर में जॉब कर रहा था वो यूपी आया अपनी माताजी का हाथ बटाने काम में। इसके उससे आप देख लो कि कितना ज्यादा काम का प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं निखिल जी जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इसके लिए आप अपनी बात रख सकते हैं। जिस तरह से हंगामा संसद के दोनों सदनों में हो रहा था, एक अनुमान आपको पता है निखिल जी कितने पैसे खर्च होते हैं? अगर हम मानसून सत्र की बात कर लें तो आंकड़े बताते हैं कि 133 करोड़ अब तक खर्च हुए हैं, जो बर्बाद हो गए। जनता के मुद्दे जमीन पर आए नहीं, सदन पर पटल पर आए नहीं। जैसे सर आपने बताया कि पार्लियामेंट कोई फ्री में तो चलती नहीं है, और लगभग 1 घंटे के शायद 1.5 करोड़ रुपए इसमें लगते हैं प्रोसीडिंग्स में। पर ये बात तो सर सत्ता को समझ में आनी चाहिए ना कि वो क्यों इस बात से बैकआउट कर रहा है। अगर उनको कुछ सही मुद्दा सही लग रहा है तो उस मुद्दे पर आए, उस मुद्दे पर अपनी बात तो रखे सही। और अब जो ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 37 देशों की कोई मीटिंग ली 30 सालों बाद आइडिया की, उसमें उन्होंने क्या संदेश दिया कि पूरा देश, पूरा संसार देख रहा है कि कैसे इंडिया में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। हम उनसे कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एक बार मीरापुर में जो पिछले चुनाव में होते हैं वहां पे देख लो कैसे दरोगा ने पिस्टल आगे की थी। और अब ये हमेशा एक उदाहरण दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कैसे भाजपा के ये आदमी है और कैसे पूरे देश में ये अपने इन करतूतों से ये अपना डंका बजवा रहे हैं। देखिए सवाल तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। वापस आऊंगा मैं आपके पास, प्रेम जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी। प्रेम जी, आखिर ये हंगामा, इस हंगामे के पीछे की वजह क्या मानते? एक तरफ सरकार का, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, हालांकि अभी ये साफ हो गया कि नाम बदलकर जो SIR है उसका नाम थोड़ा सा बदलकर मंगलवार को चर्चा की बात कही जा रही। क्या हंगामा रुकेगा प्रेम जी? देखिए अनूप जी, जो सदन का महत्व हुआ करता था वो सदन के महत्व को ही कमतर कर दिया गया है। मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा, राज्यसभा की नहीं, देश के विभिन्न विधानसभाओं में भी यही स्थिति हो गई है। और अगर सिर्फ गुजरात का उदाहरण लीजिए तो 2024 में सिर्फ 19 दिन चले थे गुजरात में सदन। बिल्कुल आपके तरफ के हिसाब से तो खूब पैसा बचा होगा, गुजरात का सदन ही नहीं चला, खूब पैसा बचा। 2024 में मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, एक 4 दिन चला, एक 3 दिन चला गुजरात में, खूब पैसा बचा होगा।
तो सदन क्या पैसा बचाने के लिए होता है कि सदन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होता है? एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो अब देख रहा हूं कि आने वाले समय में ये होने वाला है जैसे जनता जाके डीएम को ज्ञापन देते हैं, हो सकता है कहा जाए कि विपक्ष को जो कहना है लिख करके दे दीजिए, टाइम वाइम नहीं है, हमको विधायी कार्य करने हैं और 19 दिन में इस बार बुलाया गया, अब 9 दिन के लिए बुलाया जाएगा। तो सदन को हम बना क्या रहे हैं? आपको बोलना है सब बात बोलिए, अरे बोलने के लिए नहीं होता है सदन, सरकार को सुनाने के लिए होता है, दबाव बनाने के लिए होता है, क्योंकि अपोजिशन के पास में आफ्टर ऑल बड़ा वोट बैंक होता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनकी भूमिका नहीं होती सदन में तो जिनके पास बहुमत आया उनको सरकार चलानी छोड़ दीजिए और बहुमत विपक्ष को रहने ही मत दीजिए, वो सरकार चलाएं जैसे भी, तो वो नहीं होता है। विपक्ष भी लोकतंत्र का हिस्सा है, उनको सिर्फ बोलने देना नहीं है, उनकी सुनना भी पड़ेगी। ये जो है व्यवस्था, उस व्यवस्था को इन दिनों बहुत चोट पहुंच रही है और यही चिंता का विषय है। कोई आप अगर बातचीत नहीं करने देंगे, जब एसआईआर कोई छोटा मुद्दा थोड़े है, पहले एसआईआर मुद्दा था पॉलिटिकल मान लेते हैं, लेकिन जब बीएलओ की आत्महत्याएं होने लगी, आत्महत्या, तो उस पर एक संवेदना के शब्द आज तक चुनाव आयोग ने अगर ट्वीट भी किया हो तो कोई बताए? आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि बेलो अपनी हत्या को खुद ही चुन रहे हैं। आत्महत्या का तो मतलब यही हो गया। आप सही ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। मैं हत्या भी कहूं तो मुझे बड़ा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए आत्महत्या बोल रहा हूं, क्योंकि दिखता है कि आत्महत्या, और दरअसल वह हत्या ही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन बातों को जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं और चुनाव आयोग को चिंता नहीं है, और तो चुनाव आयोग को बनाती तो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने ना चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है, तो जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी होगी? और इससे बड़ा मुद्दा कोई क्या? वंदे मातरम का मुद्दा, भाई जब वंदे मातरम बोला जा रहा था, जय भीम जय संविधान या अल्लाह बोला जा रहा था शपथ ग्रहण के समय, उस समय तो आपने कुछ बोला नहीं, रोका नहीं, और आज उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। उस सत्र में बात नहीं हुई, आज इस सत्र में वो महत्वपूर्ण हो गया ये बात। चलिए, मैं अनंत अमित हमारे साथ बीजेपी के जुड़ गए, साथ ही प्रशांत रायकवार प्रवक्ता कांग्रेस के, आप दोनों का भी स्वागत है। अनंत, आपसे जवाब चाहिए, एसआईआर जरूरी या वंदे मातरम? नहीं, देखिए, इस देश में तो दोनों ही जरूरी है। वंदे मातरम बोलेंगे, ये हमारी देश की आवाज है, हमारे आत्मा की आवाज है। वंदे मातरम करेंगे तभी हम जीवित। मैं चर्चा की बात कर रहा था, जरूरी तो दोनों है, चर्चा किस पे होनी चाहिए पहले? नहीं, निश्चित तौर पे चर्चा विषय है, विषय पे होना चाहिए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि लोकसभा चर्चा के लिए बना है, और विपक्ष की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्रेम जी, लोकसभा ये नाटक एनएसडी नहीं है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है। लोकसभा विपक्ष और पक्ष दोनों, सारे पार्टियों का जो चुनकर आते हैं ना, 541 लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो जनता के आशीर्वाद से आते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए आते हैं, जनता के मरहमों पे पट्टी लगाने का जगह है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। और उस मंदिर में नाटक नहीं होना चाहिए, उस मंदिर में चर्चा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने शीतकालीन सत्र के प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ड्रामाबाजी कर रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है, तो उन्होंने आज 24 घंटे भी अनूप जी नहीं हुए तब तक विपक्षी पार्टियों ने एक नया ड्रामा लेकर आ गए। वो नया ड्रामा क्या है? वो सारथी है ना, वो संचार सारथी, वो क्या है साहब? उस पे और उन मुद्दों पे झूठ बोल रहे हैं। अब एसआईआर की बात करें, जब ऑल पार्टी मीटिंग जब स्पीकर के कक्ष में हो गया, ये तय हो चुका कि सोमवार को इस पे चर्चा होगी, 9 तारीख को इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, तो फिर बसता क्या है? तो आप तैयारी करिए ना, बाकी मुद्दों पे बात करिए। जब समय निर्धारित हो गया, डेट निर्धारित हो गया, तो मुद्दों पे चर्चा करने का समय तो हो गया। लेकिन कांग्रेस को चूंकि गोल पोस्ट बदलना है, कांग्रेस को यह पता ही नहीं है कि हमको किस मुद्दों पे बात करना है। और एसआईआर की बात प्रेम जी कर रहे हैं, बिहार की जनता ने 14 करोड़ आबादी ने यह बताया कि जिस तरीके से एसआईआर सफल हुआ और बिहार में जो वोटर परसेंटेज बढ़ा, तो लोगों ने देखा। और जहां तक विदेश, बिहार चुनाव में भी अनूप जी 7 देश के प्रतिनिधि आए थे बिहार चुनाव को देखने के लिए। बिहार के लोकतंत्र की इतनी सुंदरता है, उस सुंदरता को देखने के लिए। लेकिन कांग्रेस के युवराज माननीय श्री राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और वहां पे आह्वान करते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। आप नहीं, अनंत जी, उनको शायद ऐसा लगता है कि देश में कोई नहीं सुनेगा, शायद विदेश में बोले तो वहां सुन लेंगे लोग। वापस आऊंगा आपके पास, प्रशांत रायकवार, मैं आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, जो आरोप आप पर लग रहा है, ड्रामा कर रहा है कांग्रेस, ड्रामा क्या है?
सच्चाई बताइए, ड्रामा क्या लगता है प्रशांत जी? धन्यवाद अनूप जी, चर्चा में बुलाने के लिए और सभी पैनलिस्टों को प्रणाम। SIR 25 जून 2025 को एक तरफा फैसला लेकर के लागू कर दिया गया और उसका एक फॉर्मेट बना दिया गया, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ROPA में कोई प्रावधान नहीं है कि चुनाव आयोग अपने आप से कोई फॉर्म गठित कर ले। 3 प्रकार के फॉर्म है, 4, 5 और 6, वही फॉर्म सब्सक्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने बना दिया। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने उसको चैलेंज किया। आपको आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आई वो सुप्रीम कोर्ट में दी कि नहीं दी, ये चुनाव आयोग ने नहीं बताया। चुनाव आयोग ने जो अलग अलग प्रदेशों से लोग भाजपा का सिंबल लगा करके वोट कर रहे थे और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, चाहे वो राकेश सिन्हा जी हो चाहे और लोग हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग ने जितने भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिए उससे कोई कार्रवाई नहीं की। अब 543 सांसद जब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं तो वो जाकर के लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, यही बात है। तो जो SIR के माध्यम से जो कहर बरपाया गया बिहार में भी, और अब लगातार जो 9 राज्यों और 3 यूनियन में हो रहा है, और जिस प्रकार से आत्महत्याएं हो रही हैं, संदेहास्पद मृत्यु हो रही है, उसके प्रति सरकार की जवाबदेही की नहीं। और दूसरी बात अनूप जी, सरकार जब आप शपथ लेते हैं अनूप जी, तो कोई भी सांसद शपथ लेता है, मंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, तो संविधान की शपथ लेता है। और सरकार में जब आप सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो सदन को चलाने का काम इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री होता है। संसदीय कार्य मंत्री का ही काम है कि सदन को सुचारू रूप से चलाए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य बैठाए। और ये बातें जो आज हो रही कि 9 तारीख को चर्चा होगी, अब ये हो गया, आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में बोला कि हमें नियम 267 के तहत हमने अपना आपको दिया है मेमोरेंडम चर्चा के लिए, जिसमें सारे आइटम्स ऑफ बिजनेस को किनारे कर दिया जाना चाहिए और प्रायोरिटी बेस पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि देश में हत्याएं हो रही हैं, देश में गलत संदेश जा रहे हैं, देश में भ्रामक संदेश जा रहे हैं, कई प्रदेशों में कई प्रकार की भ्रामक सूचनाएं हो रही हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर में सरकार जवाब दे। चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव सुधार के ऊपर कितने लोग घुसपैठिए निकले बिहार में, जो घुसपैठियों को पकड़ने के लिए किया गया था ना SIR, कितने लोग घुसपैठिए निकले। मैं प्रशांत जी, मैं आप एक बार बिहार का जिक्र करूंगा। आपने बिहार का जिक्र किया SIR को लेकर कि भाई वहां भी लोग करा रहे थे, लेकिन एक भी अपील नहीं आई। शायद बीजेपी या फिर जो सत्ता पक्ष है वो इसी बात को कहती है कि एक भी अपील नहीं आया। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपील आई होगी, लेकिन आम लोग जिनका नाम कटा था उनकी अपील नहीं आई। अनूप जी, मैं आपको बता दूं, प्रेम जी बैठे हैं, बहुत आदरणीय है हमारे प्रेम जी। सतीश सिंह साहब हैं जो जी न्यूज के एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कई जगह पे खुला बयान दिया कि उनके भाई ने प्रशांत किशोर पांडे की पार्टी को वोट दिया। अरे आपके बीच में मैं नहीं बोलना था अनंत अमित जी, आदमी का नाम गलत प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं ना, आप अपनी बात को रखिएगा। प्रमाण दीजिए ना, कैसे व्यक्ति का प्रमाण दे रहे हैं आप? अरे प्रेम जी बैठे, प्रेम जी का प्रमाण ले लीजिए। प्रेम जी को हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। एक तरफे व्यक्ति का क्या प्रमाण दे रहे हैं? जो मुद्दा आया वो बता रहा हूं आपको, अगर आपको सुनने की क्षमता हो तो सुनिए। मुद्दा ये आया कि एक बूथ पे उन्होंने वोट किया और उस बूथ पे उनका वोट ही नहीं निकला, सीधी सी बात है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आए अनूप, और बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने इवेंटों के जरिए चुनाव आयोग को बहुत सारी अपनी जो है वो दी है, अर्जियां दी हैं, और उन अर्जियों पे चुनाव आयोग उन प्रत्याशियों को जवाब देगा। प्रशांत जी, आप जहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग वहां से निकल कर आते हैं। बहुत ही राजनीतिक तौर पे प्रबुद्ध प्रदेश है बिहार। बिहार में अगर एक व्यक्ति का भी नाम अगर कट जाएगा तो बिहार के लोग सड़क पे होते हैं, लेकिन पूरा चुनाव खत्म हो जाता है। एक भी व्यक्ति चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पे नहीं आते हैं। एक भी प्रमाण बता दीजिए 38 जिला में। 11 व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने 38 जिला में एक प्रमाण बताइए, एक ब्लॉक का, एक गांव का नाम बताइए, एक बूथ का नाम बताइए जहां पे कोई भी मतदाता आया हो और कहा हो हमारा नाम कट गया। एक भी प्रमाण बिहार का बता दीजिए 38 जिला में। आप मुझे इलीगल वोटर्स की लिस्ट दे दीजिए ना, आप मुझे घुसपैठे साहब देखिए, एक तो आप मुद्दे पे आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग वोट के शुद्धिकरण का काम कर रहा है। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, 2002-3 में भी हुआ, ये होते आए हैं, ये देश में चौथी बार हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, चुनाव आयुक्त जो है सरदार जी का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधा नहीं चाहिए, गरीबों के लिए विशेष सुविधा नहीं चाहिए, जो उन्होंने अपनी आपत्ति की चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश में, वो आपत्ति क्यों गायब कर दी गई? वो आज मीडिया में 5 महीने बाद कैसे आई? आज नेशनल न्यूज़पेपर्स में कैसे आ रही है? अनंत अमित जी, ये सब बातें मत करिए। देखिए बहुत सारी चर्चा करिए, राजनीति करने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म बैठे हुए, आप प्लेटफॉर्म पे आइए। लेकिन हम जिस मुद्दे पे आज चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे पे तर्क संगत बात करिए।
बेवजह की बात मत संगत की कीजिए। बात कर रहा हूं। और आप इलेक्शन संगत की कमीशन जो बात अपना कर रहा हूं, काम आपसे कर रहा है, वो इलेक्शन ड्रामाबाजी जो आपने बोला ना, आप संवैधानिक जैसे ड्रामाबाजी संस्था है, वो अपने तरीके से काम करता है। वो ना भाजपा ना कांग्रेस किसी को नहीं देखता है। और आप लोग के मुंह से इलेक्शन कमीशन से संबंधित इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। इस देश को अगर इलेक्शन कमीशन को अपने तौर तरीके से काम करना अगर किसी ने सिखाया तो कांग्रेस ने सिखाया। पहली ऐसी पार्टी है जो कि अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यही टीएन शेषन साहब थे ना, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े थे ईसीआई हटने के बाद। आपके थे ना एमएस गिल साहब, जो आप ही के सरकार में मंत्री बने थे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक भी प्रमाण नहीं। ये तय होता है और ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। लेकिन विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है। आपको जब ईवीएम पे लगता है तो ईवीएम पे निशाना बना देते हैं। अब लगा कि नहीं ईवीएम ठीक है तो आप कह रहे कि जी बीएलओ की मौतें हो रही है। 140 सांसदों को, 2 बूंद 140 जिंदगी सांसदों के को लिए आपने पोलियो के लिए निष्कासित पोलियो किया मुक्त और भारत आपने के लिए चुनाव यही आयोग को दे सरकारी दिया करते जीवन, ना, यही उनको लोग दे काम दिया कर आपने रहे थे ना। वो पर्दा कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये 2 साल पहले की बात है, अब अनंत समिति। और जिस प्रकार से आप चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से चुनाव आयोग के ऊपर कोई टिप्पणी करने में भाजपा को मिर्ची लग जाती है। चलिए मैं आप दोनों को रुकूंगा। रही बात ड्रामेबाजी और भी आनंद जी, आनंद जी क्या है आनंद जी आपको भी रुकूंगा और कांग्रेस के प्रवक्ता उनको भी रुकूंगा। मैं निखिल जी आपके पास आऊंगा। हालांकि आपके तरफ से भी आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बहुत विरोध किया था एसआईआर का, लेकिन वापस जब बिहार का रिजल्ट आया उसके बाद थोड़े रुख बदले नजर आए। आप लोग मान चुके कि एसआईआर होगा। 44 तो अब पदाधिकारी आपने रख दिया अपने पार्टी के कि भाई आप खुद फॉर्म भरवाइए। आप लोग मान चुके एसआईआर हो रहा है, सही हो रहा है। हमें सर एक बात समझ नहीं आती कि हम कुछ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ बोले तो अराजकता फैलाने वाली भाजपा को सबसे पहले ऐसा लगता है कि हम उनको कह रहे हो। तो इनसे पता लगता है इन दोनों की कितनी मिली भगत है। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से बीजेपी वालों से एक चीज पूछना चाहता हूं, आप फैक्ट्स पर आइए। आप ये बताइए कि अगर बिहार में ऐसे ठीक ठाक से हुई और यूपी में ठीक ठाक से, हर प्रदेश में ठीक ठाक से, बिहार 12 राज्यों में हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल में यूपी में किस पूर्व विधायक का वोट कट गया है जिसने अभी पोस्ट डाली थी और ये बोला था कि ये सारा प्रोग्राम गलत किया जा रहा है और उनकी वोट काट दी। बताओ एसआईआर में जीते जागते पूर्व विधायक की, बीजेपी के पूर्व विधायक की बताइए। अगर पूर्व विधायक का ये हाल है तो देखिए जनता क्या हाल होगा। ये एसआईआर कब लेकर आए? जब सबसे ज्यादा शादियों का माहौल था। 3.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर है, यूपी के हैं, वो अपने कैसे वोट बनवा पाएंगे? उनकी तो वोट साफ तौर पर इन्होंने काट दी। इतने कम स्पैन में इन्होंने एकदम से बिना नोटिफिकेशन इन्होंने एसआईआर ला दी। निखिल जी मैं जवाब लूंगा और शायद मुझे लगता है अनंत आप इसका जवाब दे पाए। बहुत सारे सवाल हैं, बिहार को लेकर भी किया और अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी कर रहे हैं। तो आखिर क्या लग रहा है, जो बीएलओस की मौत हो रही है जिसका जिक्र प्रशांत जी ने भी किया था, जिस तरह से चीजें हो रही है, उस पर चर्चा जरूरी है या नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से अभी सपा के मित्र कह रहे थे कि पूर्व विधायक के वोट कटने की बात है, तो क्या लिस्टें आ गई? क्या 1 महीना का समय होता, अगर माननीय विधायक पूर्व विधायक जी का नाम कट गया है तो जुड़वा लेंगे नाम। वो एप्लीकेशन है ना, सिस्टम है पूरा। वैसा थोड़ी है कि आज नाम कट गया तो कल जुड़ नहीं सकता है, तो जुड़ जाएगा नाम। पर जो गरीब जनता वो कैसे नाम जुड़वाएगी? है ना, उनको पता चल गया फॉर्म में पड़े तो वो कैसे नाम जुड़वाएगी? आप तो अपने नाम जुड़वा लोगे, क्यों? ये तो स्कीम भी आप अपने लिए लेकर आए हो कि कैसे आपके लोगों के नाम जुड़ जाए। जनता है जो उनके नाम कटवा दिए जाए। तो आप ही करें, जवाब भी आप ही माध्यम से प्रवक्ता ने भी उस चीज को माना है कि कैसे ये भाजपा वाले अपना नाम जुड़वा लेंगे। अभी तक एक भी ऐसे प्रमाण नहीं आया है कि बीएलओ ने कोई भी इलेक्शन कमीशन का ना तो बयान आया है, ना आधिकारिक तौर पे किसी भी प्रशासन को जांच चल रहा है इसी देश में। लेकिन आनंद जी इससे इनकार नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीएलओस की मौत की खबर आप हर दिन देखते होंगे। शायद ऐसा दिन नहीं आएगा जब किसी की मौत की आत्महत्या ने मौत की खबर समझ लीजिए, चाहे वजह कोई भी रही हो, लेकिन मौत की खबर आ रही है। अनूप जी, इसी देश में इसी सिस्टम ने 2 बूंद जिंदगी के लिए घर घर जाकर ड्रॉप पिलवाया और आज पोलियो मुक्त हो गया हिंदुस्तान। इसी देश की प्रक्रिया थी ना, यही बीएलओ टाइप के सिस्टम था ना, इसी देश में संपन्न हुआ ना, इसी देश ने पोलियो मुक्त हुआ ना, ये पूरी दुनिया में एक मैसेज गया ना। तो निश्चित तौर पे जो बीएलओ काम करे उनको समय भी दिया गया, उनके सैलरी भी बढ़ाए गए हैं, 1 हफ्ता का समय भी बढ़ाया गया है। ये कुल मुद्दा जो है ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। अगर किसी दल को अगर लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, तो बिहार में तो 90,000 बीएलए काम कर रहे थे, कांग्रेस के 42,000 बीएलए थे। लेकिन अनूप जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक भी बीएलए ने लिखित शिकायत इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं किया कि किसी की वोट कटी है। लेकिन वो फिर किस बात की बात कर रहे हैं? शिकायत नहीं की। मैं आऊंगा आनंद जी, आपको प्रेम जी आपके पास आऊंगा। आनंद जी कह रहे हैं कि शिकायत नहीं की, क्या डर हो सकता है कि भाई हम शिकायत करें तो हो सकता है नौकरी चली जाए, या फिर वाकई ऐसा है कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आई?
देखिए, मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा अनूप जी कि आंकड़े खुद भी शिकायत करते हैं। देखिए, महिलाएं, सिर्फ महिला, इसमें पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, महिला चूंकि वहाँ पलायन प्रभावित बिहार है, तो महिलाओं की तो वोटर्स में ज़्यादा संख्या होनी चाहिए। लेकिन एक तो SIR में महिलाओं की ज़्यादा 60% महिलाओं के नाम डिलीट हुए, और दूसरी बात है जो फाइनल सूची बनी उसमें महिला और पुरुष के बीच का अनुपात बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ गया। तो बताइए, जिस प्रदेश में महिलाओं का वोटर ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ पुरुष के मुकाबले महिलाओं का जो अनुपात है वो निगेटिवली बढ़ गया, और फिर भी महिलाएं ज़्यादा वोट दे रही हैं। समझ रहे हैं? तो ये आंकड़े खुद शिकायत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं SIR में गड़बड़ी हुई है। और दूसरी बात है कि एक सामान्य सी बात है, हमारा नाम कट जाता है तो हम इतने जागरूक हैं नहीं कि SIR की प्रक्रिया के दौरान चेक करें और पता लगाएं। हमें तो पता तब चलता है जब हम वोट देने जाते हैं। सच्चाई यही है। और हम इतने भी जागरूक होते तब तो 100% लोग का नाम वोटर लिस्ट में होता। सच ये है कि हम अब भी जागरूकता के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट देना जरूरी है। और अब वोट देने में इतनी उदासीनता लोगों की बढ़ रही है, इसके बावजूद कि वोट प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन वोट जितनी जागरूकता है वो वोट और बढ़ना चाहिए, वोटर लिस्ट मजबूत होना चाहिए। तो वो आंकड़े कह रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी हुई है। महिला सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां तक वो प्रश्न है कि शिकायत क्यों नहीं हुई। जी आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं प्रशांत जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, पहले आपके पास ही आता हूं। जो चीजें चर्चा के दौरान भी आ रही है, देखिए, वंदे मातरम की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि पहले SIR पर चर्चा होनी चाहिए। तारीख तो आ गई, सोमवार और मंगलवार 2 दिन, लेकिन आपसे पहले वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है SIR पहले या वंदे मातरम ज्यादा जरूरी? देखिए अनूप जी, इस सरकार ने 2 शब्दों को बैन किया है जो लोग राज्यसभा में नहीं बोले जाएंगे। सब हर बार पंच सूची आती है शब्दों की, उसमें वंदे मातरम। तो पहले तो अंकित जी से ही पूछ लीजिए, अमित जी से, कि वो चर्चा करेंगे तो वंदे मातरम का नाम आ पाएगा राज्यसभा में या नहीं आएगा। आएगा तो इस पंच तो नहीं जाएगा। पहली बात ये दूरदर्शिता की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे सदन चलाया जाता है। दूसरी बात, चुनाव आयोग की बात होना इससे बहुत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव आयोग को लोकतंत्र के अंदर शक्तियां संसद देती है, चुनी हुई संसद ने जो शक्तियां दी हैं, उसमें ये कहीं से नहीं आता कि आपकी जो चुनाव, किसी भी राज्य के चुनाव या किसी भी देश के चुनाव में जो मतदाता सूची बनती है, उस सूची की बनिस्बत आप वहां की नागरिकता का जो है फैसला करने। चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला करने वाला संस्था नहीं है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया जून से लेकर के नवंबर तक, और जो लगातार बात की गई कि को निकाला जाएगा, नई बात कहां से बोल रहे हैं? चुनाव अगर वोट की शुद्धिकरण नहीं करेगा तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ेगा क्या? चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग वोट का शुद्धिकरण करेगा ना। आप अपनी बात प्लीज बाद में रख दीजिएगा। ये तो चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव आयोग का नहीं, गृह मंत्रालय का है। आपको क्या कुछ जानकारी है कि नहीं? नहीं, हाँ, पूरा जानकारी आप ही लेकर आए हैं। पूरा जानकारी आप ही लेकर आए हैं ना। चुनाव आयोग नहीं क्या करेगा? चुनाव आयोग खाली चुनाव में कौन चुनाव आयोग कहाँ वो कर रहा है? वो तो चुनाव आयोग वोट की शुद्धिकरण का काम कर रहा है। ये नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग ये काम भी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग वोट की आपने प्रोपेगेंडा फैला रखा है, यही आपकी पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैला रखा है। अपने राहुल गांधी जी से पूछिए ना, अपने युवराज से पूछिए, सदन तक झूठ बोल रहे हैं जो, उनसे कभी पूछा है अपने पार्टी में अपने नेताओं से? आप अपने पार्टी के नेताओं से कभी पूछा है? मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से बहुत कुछ पूछा है। मुझे पता है कि क्या मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सिर्फ इस बात को बहुत गंभीरता के साथ में बोल रहा हूँ, इसीलिए संसद में चर्चा जरूरी है कि चुनाव आयोग को जो शक्तियां प्रदत्त की गई है, तैयार है ना, पार्टी तो तैयार है चर्चा करने के लिए। आइए, हाँ तो आइए, भी चर्चा होगी। जैसे आप बोल रहे तैयारी करके तैयारी है, आइए आप जवाब दीजिए। 9 तारीख को चर्चा होगा कि हमारी माताओं बहनों की 9 तारीख को चर्चा होगा ना। प्रशांत जी आ जाइए, आइए चर्चा करेंगे। कौन चर्चा के लिए वक्त भी मिला है। मैं आप दोनों को बताऊं, चर्चा के लिए वक्त भी मिल गया है। बता दें क्या, सोमवार और मंगलवार 2 दिन है, एक दिन वंदे मातरम पर और एक दिन इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है उस पर चर्चा होगी। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। आनंद जी, आप अपनी बात कर रहे थे, प्रशांत जी से बातचीत भी हो रही थी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कर ले। प्रशांत जी ने कई सवाल खड़े किए थे। नहीं, प्रशांत जी के जो भी सवाल थे वो बेतुका सवाल थे। प्रशांत जी को जानकारी और पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। प्रशांत जी जो आप बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी जब सरकार ने लोकसभा में कह दिया
ऑल पार्टी मीटिंग में ये तय हो गया कि 9 तारीख को मंगलवार को रिफॉर्म पे इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, तो बात खत्म। अब आइए तैयारी करके। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, वो कह रहा है नागरिकता की पहचान के लिए, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन बोर्ड की शुद्धिकरण का काम कर रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये आपके युवराज के दादाजी के समय से चल रहा है। उस समय भी रिफॉर्म हुआ था, 2002-3 में भी हुआ था। लेकिन आपके युवराज बिहार में 3 महीने तक 13 जिला की सड़कों पे दौड़ते रहे, चोरी और SIR का मुद्दा। लेकिन बिहार की 14 करोड़ आबादी ने, जनता ने ये आपके मुद्दे को नकार दिया। उसके बाद ये लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये चुनाव SIR इस देश में कोई मुद्दा नहीं है, और ये पूरे देश में होना चाहिए। ये 12 राज्यों में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, दिल्ली में भी, और तमाम राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। निश्चित तौर पे जो मीडिया से जो खबरें आ रही है, मौतों की बातें आ रही है, जांच का विषय है कि उनका मौत किस कारण से हुआ है। ये आपके और हमारे कहने से कोई कारण तय नहीं हो जाएगा, ये सरकार जांच करेगी, जांच में ये तय होगा। और इलेक्शन कमीशन का ये प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। लेकिन आप जो नैरेटिव एक सेट कर रहे हैं कि नागरिकता की पहचान करें, ये गलत है। आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये नैरेटिव सेट मत करिए। ये देश की जनता जानती है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है और होम मिनिस्ट्री का काम क्या है। जी चलिए अमित जी, आपकी अगर जवाब आपका पूरा हो गया, प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रशांत जी। देखिए, पहली बात तो ये कि आदरणीय अमित जी को टिप्पणी उन्होंने की कि मेरे सवाल पे रुके हैं या मुझे जानकारी नहीं है, तो इनको मैं बता दूं, मैं 12 साल काम कर चुका हूँ। और नागरिकता की बात पे इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कितने लोगों के वोट कटे। वैसे तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चीफ ड्रामाटिस्ट हैं, जो कल बता रहे थे कि दिल्ली का मौसम कैसा है, अगर 500 का ATI है दिल्ली में, और आप वहां खड़े होकर लोकतंत्र मंदिर के सामने बोल रहे मौसम कैसा है, ड्रामेबाजी की तो ये सीमा। तो इसलिए हम लोग को मत बताइए। और जो सवाल है वो वैलिड सवाल है, वो आप चाहे किसी भी व्यक्ति जिसने जो है ADR में काम किया हो या जिसने डेमोक्रेसी पे काम किया हो, जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया, क्योंकि जो एजेंडा सेट किया गया पिछले 5 महीने में, वो सिर्फ इसी बात पे, बेसिकली इसी बात पे था कि इंटेंसिव रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि घुसपैठी आ गए हैं बिहार में, बांग्लादेश से, बंगाल में भी यही प्रोपेगेंडा आप 2 महीने बाद देखेंगे। अभी दिसंबर है, आप फरवरी में यही देखेंगे कि इतने घुसपैठी है, लेकिन घुसपैठियों की लिस्ट नहीं आएगी, इलीगल वोटर्स की लिस्ट नहीं आएगी, ना सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में जिंदा आदमी जिसको मरा घोषित कर दिया गया था, उसको योगेंद्र यादव ने खड़ा किया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था चुनाव आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से। उन्होंने टाइम मांगा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप फाइनल वोटर लिस्ट हमें दीजिएगा, हम उसको रेटिफाई करेंगे, वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्रोवाइड की। इसलिए अनूप जी, ये बात मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और बाकी जो लोकतंत्र में चर्चा होगी 9 तारीख को, तो सदन के प्लेटफॉर्म पे सब आ ही जाएगा, उसको तो आप स्पष्ट कर ही नहीं सकते। जो विपक्ष के नेता बोलेंगे वो भी। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया चुनाव आयोग। अगर सुप्रीम कोर्ट को चीजें मुहैया नहीं कराई गई तो ये मान लिया जाए कि आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया। ये तो यही कह रहे हैं। आप देखिए ना, आप लगातार देखिए, आप देखिए पिछले साल हरियाणा चुनाव के बाद जब सुप्रीम कोर्ट गए वकील और ये हुआ कि CCTV फुटेज दी जाए, 45 दिन के अंदर इस सरकार ने नियम बदल दिया कि सुप्रीम कोर्ट CCTV फुटेज 45 दिन से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। 2 साल पीछे चले जाइए, 140 सांसदों को एक साथ निष्कासित किया ओम बिरला ने, और उसी दिन चुनाव आयोग को लाइफ लाइन गारंटी दे दी गई कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, अगर वो पद मुक्त भी हो जाए तब भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कब पास हुआ? दिसंबर में। किस दिन पास हुआ? जब वो 140 सांसद निष्कासित किए गए थे लोकसभा से। तो इस सरकार का जो तानाशाही रवैया है, इसको देश के सामने, जनता के सामने, आपके दर्शकों के सामने लाना मेरा कर्तव्य है और वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच एक चीज और भी है, जनता का पैसा बहुत सारा बर्बाद हो रहा था, लेकिन चलिए मान गए सरकार के लोग कि भाई चर्चा करेंगे हम। निखिल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तैयारी कर ली? क्योंकि चर्चा तो होगी, बहुत पहले से बात चल रही थी, देर क्यों की सरकार ने? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले आपकी बात से जोड़ते हुए मैं खाली आपके माध्यम से बीजेपी प्रवक्ता से खाली एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे मनगढ़ंत और जैसे ये माइंड वॉश बीजेपी करके अपने प्रवक्ता को बिठा देती है, मैं खाली आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे खाली ये बता दीजिए कि अभी तक देश तो छोड़िए, आप खाली यूपी का बता दीजिए कितने अभी तक वोटर हुए हैं, कितने आपने फॉर्म डिजिटाइज करवा दिए हैं और कितने BLOs यूपी में, और खाली आप मुझे इतना बता दीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से सवाल करता हूँ, एक बार आप मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। पूछ लेते हैं। अगर आपको बताइए, आप उत्तर बताइए एक बार। निखिल जी,
निखिल जी, आपके प्रश्न बड़े जायज है, लेकिन आप गलत प्लेटफॉर्म पर गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। लेकिन दिक्कत तो यही है, अगर हम कुछ इलेक्शन कमीशन से पूछे तो आपको बात लगती है। जो इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर भाजपा की मदद कर रहा है और जिन चीजों को फैक्ट मदद की, अरे साहब, आपके जब 38 सांसद जीत कर आते हैं इसी उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में, तब तो आपको लगता है कि बहुत फेयर चुनाव हुआ है। अब तो बहुत फेयर चुनाव लगता है आपको। के बारे में नहीं पता। आपके जो 38 सांसद जीत कर आए हैं 24 में, ये आप क्या वो कैसे प्रवक्ता है जिनको कुछ पता ही नहीं है? ये कौन तो से से पढ़ कर आए हैं? ये साहब आप उठा देते हैं। अरे निखिल जी ऐसे बोलने से नहीं होगा। जो बात है आप बताइए। आपने भी बिहार में क्या बोला कि ऐसा इतनी अच्छी हुई? बिल्कुल हुई। वहां पे तो आपने एसआर का हो गया, तो आप यूपी में बताए ना, यूपी का क्या हाल है? बिल्कुल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। एक्टर्स मैं बताता हूँ, हमारे बीएलए लगे हुए हैं, पार्टी के बीएलए लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बीएलओ का साथ दे रहे हैं। सच के साथ खड़ी हुई है। आपके कितने बीएलए लगे हुए हैं, ये बताइए। 15 करोड़। मेरी बात सुनिए प्रवक्ता जी, आपको नहीं पता तो आप थोड़ी शांत हो जाइए। आपका नंबर आएगा सर। मैंने पूछा, गलत बात पूछ रहे हैं ना, तो आप प्लीज आप 2 मिनट रुक जाइए। गलत बात पूछ रहे हैं ना, बोला था आप 2 मिनट रुक जाइए। अरे यहाँ पे मत फैलाइए। आप कहीं मोहल्ले में नहीं बैठे, आप एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 15 करोड़ अभी तक इलेक्टर्स है। 11 करोड़ इन्होंने फॉर्म डिजिटाइज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और बीएलओ की संख्या पता आपको कितनी बीएलओ की संख्या यूपी में है? अगर मैंने बता दी तो आपको पता लग जाए कि क्या क्या बीजेपी और क्या इलेक्शन कमीशन कर रही है। 1,62,000 कुछ खाली बीएलओ हैं। और इन्होंने क्या किया, 69.89 या कुछ इन्होंने दिखा दिया कि हमने अपना डिजिटाइज कर दिया है। और बात करें हम इनकी, अभी नोएडा में और गाजियाबाद में डीएम दौरे पर थी, 60 बीएलओ पर एफआईआर होगी। क्यों? उनको फॉर्म भरना ही नहीं आता। जो प्रेशर ले रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, और जिनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा वो क्या करे? फॉर्म इतना इन्होंने मुश्किल बना दिया है। क्यों? इनका जैसे बीच में प्रवक्ता ने बताया कि रैगी तो अपना कर लेंगे, पर जो गरीब जनता है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो क्या करेंगे? उनकी वोट बनी नहीं पाएगी। और शादियों का ऐसा माहौल है कि कुछ नहीं होगा। और इन मुद्दों को लेकर, इन जनता के मुद्दों को लेकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, समय पार्टी ने, कांग्रेस ने सोचा कि हम सांसद में अपनी बात रखेंगे। वहां पर पता लगा कि वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। और अब आज इनको पता लगा बीजेपी वालों को कि ये सुनवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा। तो अब इन्होंने समय दिया। और दूसरी बात मैं 2 मिनट और लूंगा सर, 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट। संचार साथी पर हम आते हैं। पहले सरकार का क्या रवैया था कि इसको फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल नहीं होगा। और आज सिंधिया जी क्या बोल रहे हैं? एक बार आप सिंधिया जी ने आज क्या बोला है संचार साथी के ऊपर? आप फैक्ट्स पर आइए। चलिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा। चलिए वापस आऊंगा, मैं प्रेम जी के पास आता हूं। प्रेम जी, देर से ही सही सरकार ने मान लिया कि हम चर्चा करेंगे, नाम भले बदल दिया हो, आखिर देरी क्यों? सरकार को जब चर्चा कराना था, 2 दिन हंगामा, आखिर इसकी वजह क्या है? कांग्रेस या फिर विपक्ष को क्या फायदा, सरकार को क्या फायदा हो रहा था इससे? देखिए, चर्चा के लिए सरकार का मान जाना एक वेलकम वाली बात है और चर्चा होनी चाहिए। हालांकि प्राथमिकता में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरी भी राय है कि प्राथमिकता में एसआईआर और चुनाव सुधार पर ही पहले चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ठीक है, विपक्ष की राय भी अलग होती है, हमारी भी स्वतंत्र राय होती है, सरकार की भी अपनी राय होती है। तो एक चर्चा होना एक पॉजिटिव बात है। और एसआईआर के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो एक चीज़ ज़रूरी है कि जिम्मेदारी तय, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि बीएलए मर रहे हैं तो केवल चुनाव आयोग चिंता करे। चिंता तो देश करेगा ना, चिंता अनंत जी करेंगे, हम सब लोग करेंगे, क्योंकि हम में से लोग हैं ना। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चिंता पूरा देश करेगा, क्योंकि हम में से हर किसी की जान कीमती है और वो उनकी जान जा रही है तो नहीं जानी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। प्रो पीपल अप्रोच जो है राजनीति को लेनी पड़ेगी, जनता की तरफ से सोचना पड़ेगा। ये मेरा कहना, मेरा टेक यही है जी। चलिए, तो बिल्कुल। और देखिए, अब एक अच्छी बात ये हो गई इस बीच में कि सरकार मान गई है कि चर्चा होगी, शायद हंगामा कल से कम होगा और हो सकता है कि तैयारी के साथ विपक्ष भी आएगा और सवाल जवाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में तमाम मेहमान आप मेरे साथ जुड़े। तो आप तैयारी के साथ वो दिन भी देखना होगा, मंगलवार का दिन, जब चर्चा होगी इस पर, और इस पर कौन क्या कहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन सवाल यह भी कि आखिर इस हंगामे की भेंट में करोड़ों रुपए जो चले गए वो जनता के पैसे थे और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
ये सवाल बहुत बड़ा है और सोचना चाहिए इस पर। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।